कक्षा 10 के विज्ञान के ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हम स्वागत करते हैं। हम अपनी 14वीं इकाई पढ़ रहे हैं। 14वां अध्याय है ऊर्जा के स्रोत। इसमें हमने ऊर्जा के उत्तम स्रोत क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ा है और साथ ही यह पढ़ लिया है कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत क्या हैं, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत क्या हैं। उनमें से जल विद्युत संयंत्र और जीवाश्म ईंधन, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा गया है। तापीय विद्युत संयंत्र के बारे में पढ़ा गया है। आज एक और जो है परंपरागत जो स्रोत है ऊर्जा के, उसमें से पवन ऊर्जा भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारा ये जो 14वां अध्याय है इसी पे आधारित है। तो आज का जो टॉपिक है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा दरअसल आती कहाँ से है? सूर्य की जो विकिरण द्वारा भूखंडों और जलाशयों के असमान रूप से जब गर्म होते हैं तो इसी असमान रूप से गर्म होने के कारण ही वायु में गति उत्पन्न होती है और इसी गति के कारण जो है वह पवनों का प्रवाह होता है, हवाएं चलती हैं। पवन ऊर्जा के उपयोग द्वारा पवन चक्कियों को चलाकर बहुत से कार्य किए जाते हैं, जैसे कि जल पंप को चलाने में। आजकल जो है पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन करने में भी किया जा रहा है। पवन चक्की की संरचना की अगर बात करें तो इसमें विशाल बड़े बड़े पंखों का उपयोग और काफ़ी ऊंचाई पर इनको लगाकर किया जाता है। बड़े बड़े पंखे काफ़ी ऊंचाई पर लगाए जाते हैं और वह जब घूमते हैं तो उसके घूमने के कारण, हवा जब चलती है तो घूमते हैं और इसी घूर्णन के कारण जो जनरेटर होता है, टरबाइन होता है, उसको घुमाने का काम यह हवाएं करती हैं पंखों के माध्यम से। और वह जब टरबाइन घूमता है तो उससे विद्युत उत्पन्न होती है। और इसके अगर हम एकल पंखे का उपयोग करें, एक ही पिलर बनाएं, एक ही पंखे का उपयोग करें तो बहुत कम विद्युत उत्पन्न होगी, क्योंकि एक जनरेटर को चलाने भर के लिए एक पंखा जो है वह पर्याप्त नहीं है। तो इसे हम संयुक्त रूप में प्रयोग करते हैं। और संयुक्त रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है कि इन पवन चक्कियों के फार्म बनाए जाते हैं, कई पंखे लगाए जाते हैं जिसमें सभी पवन चक्कियों को आपस में जोड़ दिया जाता है और इसे हम जो है वह पवन ऊर्जा फार्म के नाम से जानते हैं। डेनमार्क एक ऐसा देश है जिसे हम पवनों के देश के नाम से जानते हैं और इस देश की 25% से भी अधिक विद्युत आपूर्ति पवनों के द्वारा, पवन चक्कियों के द्वारा ही होती है। तो तमाम ऐसे विकसित देश हैं जहाँ पर इस पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा के रूप में किया जा रहा है। हमारे देश में तमिलनाडु राज्य में एक स्थान है कन्याकुमारी के पास, वहीं पर एक विशालतम पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया है। पवन ऊर्जा जो है वह एक नवीकरणीय ऊर्जा है, स्रोत होती है, क्योंकि पवन ऊर्जा कभी ख़त्म होने वाली ऊर्जा नहीं है, हवाएं हमेशा चलती रहेंगी, इसलिए यह एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। और यह जो पवन ऊर्जा है इसलिए इसका अधिकतर क्षेत्रों में विकास करने का प्रयास किया जा रहा है। और चूँकि आजकल हमारा उद्देश्य यही है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो हैं उनको अधिक से अधिक विकसित किया जाए। तो लेकिन समस्याएं क्या आती हैं? जो पवन ऊर्जा फार्म होते हैं यह केवल उन्हीं स्थानों पर स्थापित किए जा सकते हैं जहाँ तेज़ हवाएं चलती हों। जहाँ तेज़ हवाएं चलती हैं वहीं पर इन पवन चक्कियों को लगाया जा सकता है। और टरबाइन को चलाने के लिए जो वायु की गति होनी चाहिए वह एक मिनिमम गति जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक कम से कम होनी चाहिए। और अगर इससे कम है तो यह पवन ऊर्जा फार्म
चूँकि बहुत स्थान घेरते हैं, काफ़ी विशाल भूखंड चाहिए इनको स्थापित करने के लिए, और इनके रखरखाव, चूँकि सिस्टम काफ़ी बड़ा होता है तो इनके रखरखाव की भी हमें उचित व्यवस्था करनी पड़ती है। यही थोड़ी सी समस्याएं आती हैं। बाकी यह एक बहुत ही उत्तम ऊर्जा स्रोत माना जाता है, क्योंकि यह एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है। इसके बाद हम विचार करेंगे जो वैकल्पिक स्रोत हैं ऊर्जा के या गैर परंपरागत स्रोत हैं, उनमें कौन कौन से ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के लिए अच्छा यह रहता है कि ऐसे ऊर्जा स्रोत हम अपने परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के स्थान पे इनका उपयोग कर सकते हैं, और जो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं इन वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करके उनको हम संरक्षित भी कर सकते हैं। क्योंकि आज के समय में जो ज़्यादातर ऊर्जा स्रोतों का, जिन ऊर्जा स्रोतों का हम उपयोग करते हैं उनमें से अधिकतर वह अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। इसलिए इन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को समाप्त होने का खतरा है, समाप्त होने की संभावना है, तो हमें इसके लिए कुछ वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की भी आवश्यकता होती है। और जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं जैसे जल विद्युत संयंत्र, पवन ऊर्जा, यह काफ़ी महंगे एवं खर्चीले हैं। तो इसलिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की भी आवश्यकता हमेशा महसूस होती है, और इसीलिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का विकास किया जा रहा है। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों में हम पहली बात करते हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या होती है? सूर्य द्वारा बहुत ही अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती रहती है, और यह ऊर्जा जो है उसका थोड़ा सा ही भाग पृथ्वी तक पहुंचता है, बाकी सब वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है। और पृथ्वी के वायुमंडल की जो परिरेखा है उस पर सूर्य की जो किरणें हैं वह जो जितने क्षेत्र में लंबवत गिरती हैं उस प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को सौर स्थिरांक कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की जो परिरेखा है वहाँ पर सूर्य की जो लंबवत किरणें पहुँचती हैं प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड, इसे हम सौर स्थिरांक के नाम से जानते हैं। इसका मान लगभग 1.4 किलो जूल प्रति सेकंड प्रति वर्ग किलोमीटर ये 1.4 kg पर सेकंड प्रति वर्ग किलोमीटर होता है। कैसे उपयोग की जाती है सौर ऊर्जा? सौर ऊर्जा के उपयोग की जो सीमा है वह सौर सेलों का उपयोग करके उसको हम प्राप्त करते हैं। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, और जब बहुत अधिक संख्या में जो सौर सेलों को हम संयोजित करते हैं तो यह व्यवस्था सोलर पैनल या सौर पैनल कहलाती है, जिन्हें हम व्यवहारिक रूप में उपयोग के लिए व्यावहारिक रूप में विद्युत प्राप्त करने के लिए उपयोग करते हैं। तो यह सौर सेल ही जब कंपोजिट रूप में, संयुक्त रूप में लगा दिए जाते हैं तो वही सौर पैनल कहलाने लगता है। सौर सेलों का एक सबसे बड़ा लाभ यह है कि इनका रखरखाव बहुत सस्ता होता है और इनका कार्य जो है वह बहुत संतोषजनक होता है। सौर सेलों को सुदूर दुर्गम क्षेत्रों में भी कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। इन्हें बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, जो कि प्रकृति में बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सौर सेलों को परस्पर संयोजित करके सौर पैनल बनाए जाते हैं, और इसको बनाने में सिल्वर या चांदी का भी उपयोग होता है कनेक्शन करने के लिए सौर सेलों को। और उच्च लागत और कम दक्षता होने पर भी यह जो सौर सेल हैं वह बहुत से वैज्ञानिक कार्यों, उपग्रहों, संचार तंत्रों, ट्रैफिक सिग्नलों, खिलौनों और तमाम घरेलू उपयोग के सामानों में इन्हें हम उपयोग में ला रहे हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वह गैर परंपरागत या वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा को माना जाता है। तो आज की क्लास इसी के साथ समाप्त की जाती है। दो चीज़ें, एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में, सौर ऊर्जा के बारे में हम पढ़ा, और उसके बाद एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है पवन ऊर्जा, उसके बारे में पढ़ा। या आज की क्लास से संबंधित
जो लेक्चर था। इस आज की क्लास में कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो, डाउटेबल हो, तो आप उसको फ़ोन करके कमेंट करके हमसे उसको क्लियर कर लें। बाकी आपसे हम मुलाकात करेंगे अगले लेक्चर के साथ। तब तक घर पे रहें, पढ़ते रहें। शुभकामनाएं।